अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो है पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम बात करते हैं डिफरेंट थिंक टैंक्स की, एक यूरोपियन थिंक टैंक है जिन्होंने एक रिसर्च और अपने एक पर्सपेक्टिव या अपने मोटिव के हवाले से पूरे एक ऑब्जेक्टिव था उनका, जिसमें मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। उसमें पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल का जिम्मेदार आलमी बैंक है। आखिर क्यों वर्ल्ड बैंक को उन्होंने जो है इसका गुनाहगार करार दिया है? वर्ल्ड बैंक आखिर कैसे जो है पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेवार हो सकता है? ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन जो कि तवानाई का डोमेन है, उस हवाले से इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ कुछ इस वक्त जो बैंक्स का इशू है या मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर कुछ असरात मुरतब हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है लोन की मंजूरी कर ली। एक तरफ तो पाकिस्तान लोन्स लेता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो किस्तें हैं इंटरेस्ट रेट्स के साथ, वो भी ड्यू डेट्स के ऊपर जानी होती हैं। फिर हमारा जीडीपी ओवरऑल, जब उसके इशूज़ की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का जो इस वक्त कर्जा है, पाकिस्तान कितने खसारे में है, ये भी बहुत बड़ा अहम कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। तो क्या आखिर पाकिस्तान कैसे बैलेंस कर सकता है, एक तरफ कर्जे लेना, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाना, ये क्या मामला है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है? इस वक्त करंट स्टेबिलिटी, क्या हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दुरुस्त है या नहीं? साथ ही साथ कुछ बात करेंगे बजट खसारे के हवाले से भी, क्योंकि बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत जो है कर्ज दुगने ले रहा है। फिर आखिर कैसे सेटल होगा, क्या एक पर्सपेक्टिव बेहतर हो सकता है? मतलब प्रोग्राम में मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे हम वर्ल्ड बैंक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो तवानाई के मसाइल हैं उसका जिम्मेवार वर्ल्ड बैंक है। आखिर क्यों थिंक टैंक को ऐसा लगता है? देखें, थिंक टैंक की अपनी एक स्टडी हो सकती है, अपनी फाइंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन और ये मल्टीपल स्टेट्स के हवाले से रही है, कोई पाकिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली नहीं रही। जी जी मुझे लगता है कि जो ये प्रॉब्लम है इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं और हमने वक्त पे जो है पॉलिसीज़ नहीं बनाई। अगर पॉलिसीज़ बनाई भी तो वो बहुत शॉर्ट टर्म उसका एक व्यू था और ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक विजन हमने कभी भी शायद जो है वो इनकलकेट नहीं किया, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया पॉलिसीज़ में कि 30 साल 50 साल या 100 साल का क्या जो है व्यू होना चाहिए मुल्क का, या फिर एटलीस्ट 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का क्या होना चाहिए। तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड सप्लाई की जो है वो पूरी एक फोरकास्ट होती है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और मुल्क में एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं, तवानाई की ज़रूरियात हैं, वो किस किस शोबे में किस किस तरह से रहेंगी, किस तरफ हमारी इकॉनमी जाएगी, कितनी ग्रो करेगी, उस हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, दुनिया में एनर्जी कहाँ जा रही है, किस किस ऑल्टरनेट पे एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, खुद कितना ज़्यादा खुद कफील कितने ज़्यादा होंगे उस तवानाई में, सिर्फ तेल से बनाएंगे तवानाई या फिर हम जो है गैस से बनाएंगे या फिर और दूसरे ऑल्टरनेट से, हवा से या सूरज की रोशनी से या फिर बिजली से, जो है डिफरेंट जो है वो बिजली के मज़ीद जो है उसके इस्तेमालात कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में शायद वर्कआउट नहीं किया, अगर की भी कुछ हद तक तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और फिर साथ साथ आप देखें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है वो ख़राब होता गया, यानी कि बिजली बनाना फिर उसको पहुंचाना, ये दोनों जो है वो शोबाजात हैं जिनमें हमें जो है वो काम करना चाहिए था। पिछले 25-30 सालों में उस हिसाब से हमने काम नहीं किया। हमने ज़्यादातर जो है वो महंगी बिजली जो है बनाई, या फिर महंगी बिजली के कारखाने लगाए और फिर उस पर जो है वो उस पे ऑल्टरनेट्स हमने नहीं क्रिएट किए कि जी पानी से अगर बिजली बने। और हमारे यहाँ पानी वाफी मिकदार में था भी, और आपको पता है ग्लेशियर्स हमारे कुदरती हैं जो कि पानी फराहम करते हैं, 4 मौसम हैं हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उठाया इस सारे जो है ब्लेसिंग से और इन सारी रिसोर्सेज से फ़ायदा नहीं उठाया, उसे किसी 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, किसी जो है वो एक सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया उस हिसाब से। कुछ डैम्स थे वो चले आ रहे थे, बस उनको किया है, थोड़े छोटे मोटे डैम्स ऐड किए हमने, लेकिन हमने ओवर द पीरियड जिस हिसाब से वो कहते हैं ना, जिस हिसाब से तलब बढ़ती गई, जिस हिसाब से तवानाई की तलब बढ़ती गई, उस हिसाब से हमने उसकी सप्लाई नहीं दी। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड बैंक हमारे यहाँ, देखें बाहर का जो बंदा होता है, बाहर के जो लोग होते हैं, वो घर के अंदर के इश्यूज
के मेरा नहीं ख्याल जिम्मेदार होते हैं, घर वाले खुद पहले उसके जिम्मेदार होते हैं। अगर वो खुद अपने घर को नहीं सही चला सकते तो कोई भी आके तो आपको ठीक ये है, नहीं आपकी बात बताएगा। बिल्कुल दुरुस्त है खुरम साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं अपने नुकसान के, कोई बाहर वाला नुकसान जो है उसके लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, टेक्निकली ये वो इदारे हैं जो कि कहते हैं हम तो पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन पॉवर्टी को आगे स्प्रेड करना, मसाइल को आगे स्प्रेड करना, ये इदारे तो उसमें पेश पेश दिखाई दे रहे हैं। जी देखें, बात यही है कि अगर वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या इस तरह के जो भी डोनर एजेंसीज हैं या बड़े बैंक्स हैं दुनिया के, वो पूरी दुनिया उसकी मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट ममालिक जो है उसके मेंबर होते हैं, तो उनका एक सर्टन जो है एक मैंडेट होता है कि जी वर्ल्ड बैंक का मैंडेट किस तरह से है, डेवलपमेंट का है या फिर पॉवर्टी इरेडिकेशन का है, गुर्बत को ख़त्म करना या कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना। या IMF का ये होता है कि जी मुश्किल में आपको फंडिंग दे दे और फिर बाद में आपको जो है वो डिसिप्लिन करे। देखिए हर किसी का अपना एक तरीका है, अपना एक ये कह लें कि प्लान होता है, उस हिसाब से चलता है। लेकिन हर कंट्री जो IMF प्रोग्राम में जाता है या वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेता है या ADB से लेता है कर्जे या दुनिया के किसी भी मुल्कों से कर्जे लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने अपने घर को सही से मैनेज नहीं किया, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज सही से नहीं किया, अपने पाँव को उतना नहीं फैलाया जितनी उसकी चादर थी, उससे ज्यादा फैलाया, तो नेचुरली आपको फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इसमें कसूर मैं फिर वही कहूंगा, कसूर हमारा ही है, हम घर वालों का ही है। लेकिन इससे आप कसूर अग्री बाहर करेंगे ना वालों का खुरम नहीं साहब कि है। वो मैनिपुलेटर्स तो है ना? मैं ये इस कह रहा फैक्ट से हूँ, तो अग्री देखिए करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को भी मौका देंगी अपने आप को मैनिपुलेट करवाने का, तो वो करेगा ना। ठीक। वो क्यों नहीं करेगा? या फिर देखें, वो कहते हैं ना कि कर्जा आज लेना अपने फ्यूचर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना है, अपने मुस्तकबिल को जो है दाव पे लगाना है, कर्जे का ये मतलब होता है। तो आप क्यों लगाते हैं? हम क्यों अपने आप अब कर्जे लेते हैं और अपने फ्यूचर जो है, अपना मुस्तकबिल जो है दाव पे लगाते हैं? किसी को क्यों ये मौका देते हैं कि वो हमें एक्सप्लॉइट करे? फिर हम कहते हैं देखिए जी ये एक्सप्लॉइटेटिव था, तो आपने उसको मौका दिया ना। इंडिया क्यों नहीं मौका देता? बांग्लादेश क्यों नहीं देता? चाइना क्यों नहीं मौका देता? रशिया क्यों नहीं इंडिया तो देता? इतना आगे चला गया अमेरिका है क्यों नहीं देता कि वो अपनी तो अब dominance create करे एनवायरमेंटल ना। लॉस के ऊपर काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी डोमिनेंस आप इकोनॉमी मजबूत करके करें ना। आज आपका एक आम आदमी कंपेटिटिव हो ग्लोबल फ्रंट पे पूरी दुनिया के साथ, वो एक आम आदमी, आपका आम पाकिस्तानी compete कर सके, हैं हमारे यहाँ, बट उनकी मेजॉरिटी हमें क्रिएट करनी है। अगर इस काबिल वो नहीं होता कि वो दुनिया में compete कर सके, फ्रंट पे आके वो मुकाबला कर सके, एजुकेशन में, हेल्थ में, आपकी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपनी ब्रांड्स में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो उसमें कसूर किसका है? उसमें हमारा कसूर है कि हमने अपनी आवाम को वो तालीम नहीं दी, वो सेहत नहीं दी, वो सिक्योरिटी नहीं दी, वो जो है बेसिक फूड नहीं दिया। अपनी जो हमारी माएँ हैं उनको हमने इस काबिल नहीं किया कि वो बेहतर जनरेशन पैदा कर सकें या अपब्रिंगिंग कर सकें उनकी। तो ये कसूर हमारा है। फिर हम कर्जों पे जाते हैं, फिर हमें जो कर्जा देने वाला है वो अपनी कंडीशंस हम पे थोपता है, तो हम कहते हैं देखा जी ये हम मेरे साथ गलत कर रहा है। तो आप क्यों ऐसा करवाने दे रहे हैं? वो कहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, इंटरनली अपने आप को मजबूत करें, और आप देखेंगे कि दुनिया, आप इनफैक्ट आप गलत भी करेंगे ना दुनिया में, तो लोग आपको जो है ना वो सह जाएंगे। आज मुझे बताएं, US क्या अपनी डोमिनेंस क्रिएट नहीं करने की कोशिश करता? जी बिल्कुल, हेजेमनी तो उन्हीं की क्रिएट होती है ना। इंडिया नहीं कोशिश करता, तो इंडिया को क्यों नहीं किया जाता? आज मैं FATF की बात करता हूँ। इंडिया अपनी इकोनॉमी से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड करता हूँ। FATF है ना, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो पैसा, हम ये बड़ी बात करते हैं लेकिन मैं इसको रेलेवेंट इसलिए पॉइंट को रिटेट कर रहा हूँ। UK में पैसा उतरता है ब्लैक मनी पूरी दुनिया से, ठीक है। स्विट्जरलैंड में उतरता है पूरी दुनिया से। इंडिया में सबसे ज्यादा सट्टेबाजी होती है पूरी दुनिया में। वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज नहीं है। तो क्यों नहीं है? FATF का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि वो तो मेंबर है, और यूरेनियम की मार्केट, एशिया ग्रुप का मेंबर है, आपको पता है, जो डिसाइड करता है FATF के बारे में और रिपोर्ट देता है। क्यों नहीं है वो? चाइना में एक और भी इंटरनेशनल एंटिटी है जो कि यूरेनियम और जितने भी न्यूक्लियर मेरा पॉइंट कुछ और है, उस पे भी वो करते हैं। मेरा पॉइंट कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता? वो इसलिए कि इकोनॉमिकली अपने आप को उन्होंने बेहतर किया। मैंने भी एग्जैक्टली यही बात की, वो इकोनॉमिकली दुरुस्त है। एक लाइन कहते हैं ना, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये एक्चुअली इकोनॉमी है। इकोनॉमी अपनी बेहतर करें, आप जो मर्जी दुनिया में करते हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा। एग्जैक्टली, मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, चाहे FATF हो या जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हो। वो हमेशा पाकिस्तान को इंडिया ने सुपरसीड करने की कोशिश किया है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से कि वहाँ से भी एक बार फिर कर्जा, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के हवाले से, जहाँ पे वो ख़ुद को एक इदारा कहता है कि वो पावर्टी को इरेडिकेट करेगा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को जो है किस तरीके से मसाइल में डाला हुआ है वर्ल्ड बैंक ने, ये कहना है कि जो यूरोपियन थिंक टैंक है उनका। इसके ऊपर हमने डिटेल गुफ्तगू किया। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से पाकिस्तान के लिए 68 करोड़ डॉलर से ज़ायद की मंजूरी। एक बार फिर जी खुरम साहब, एक नया लोन, बात वही आ गई ना जी, लोन दोबारा से ले लिया आपने, और फिर वो वही कि आप पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए या गवर्नेंस को ठीक करने के लिए पैसे वही ले रहे हैं। टेम्परेरी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो वो बात वही है ना कि आप अगर कर्जा लेते रहेंगे, लॉन्ग टर्म कर्जा होता है, ये बहुत सारी लैंडिंग के तरीके होते हैं, बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज होती हैं। पॉइंट बॉटम लाइन यही है कि आप कर्जा लेते रहेंगे और आपको कर्जा मिलेगा, मिलेगा, देने डेफिनेटली वाले लोग मिलेगा। हैं बहुत कर्जा देने वाले। सऊदी अरेबिया से भी आपने कर्जा लिया है और कमर्शियल जो है वो उस पे लिया है, क्या कहते हैं, टर्म्स पे। तो बात ये कि कर्जा देने वाले तो लोग होंगे, बट आपने सोच समझ के कर्जा लेना है कि हम, अब फिर बात होती है कि जी वो पिछले वाले कर्जा लेके गए थे इसलिए अब क्या किया जाए ना। तो देखिए वो ठीक है। ये भी एनर्जी सेक्टर की बात करें कि एनर्जी सेक्टर को स्टेबल करेंगे, क्या इस कर्जे से वाकई स्टेबल होगा, प्रोजेक्ट्स आगे जाएंगे, या सिर्फ वो किस्तों को देने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा? इसमें बड़े जो है ना वो बहुत इस तरह के जो है वो बातें, क्योंकि सुपरविजन तो किया जाता है ना जब कोई कर्जा दिया जाता है कि पर्टिकुलर आप इस डोमेन में अगर खर्च करें, क्या वो लागू किया उसके ऊपर या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं वो सुपरविजन भी कोई खास नहीं होता? मैं बताने लगा था कि जो जैसे एफबीआर है, एफबीआर के लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने, और हमारी जो गैस कंपनीज हैं इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी के लिए, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी, बहुत सारे और डोनर्स हैं, इन सब ने कर्जे देते आए हैं, लॉन्ग टर्म लैंडिंग होती रही है। लेकिन उसका आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं आया इसका। आउटकम हम नहीं सोचते कि जी हम कोई पैसा ले रहे हैं, $1 भी ले रहे हैं या ₹1 भी कर्जा ले रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, और वो आउटकम आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या वजूहत है, उनको ठीक करें। आउटकम से मुराद नतीजा, मैंने अगर किसी से पैसे लिए, जिस मकसद के लिए लिए, जिस टाइम फ्रेम के लिए लिए, क्या मैंने उस पैसे को उस मकसद पे सही लगाया? उसके बाद क्या मैंने वापसी पैसा करने के लिए कैपेसिटी क्रिएट की कि भाई पैसा, एक तो मैं उस चीज़ को ठीक करूं, अगर मैं टैक्स को, निज़ाम को ठीक करने के लिए ले रहा हूं और उनकी हम सारी जो है वो इनपुट्स ले रहे हैं, पहली बात मैं लूं क्यों? मेरे पास लोग हैं, मैं लोकल कैपेसिटी डेवलप करूं कि मेरे ही लोग, अपने ही लोग उस चीज़ को ठीक करें, चाहे वो टैक्स सिस्टम है, चाहे गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे वो एनर्जी का सिस्टम है। मैं सिर्फ बाहर से एक्सपर्ट्स को अगर लेता हूँ, ठीक है, एक मिक्स बना के लेके चल सकता हूँ, लेकिन मैं जो पैसे ले रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो पैसे ले रहा हूँ, क्या उस सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ और उस टाइम फ्रेम में ठीक कर रहा हूँ। नहीं हो रहा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्यों नहीं हो रहा, उसको ठीक किया जाए। तो हमारे ये चलता ही आ रहा है कि हम कर्जा तो लेते जा रहे हैं, बट उसका जो आउटपुट है, उसका रिजल्ट है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। आज तक हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम जो है उस हिसाब से बेहतर नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, बट वो एक ओवरऑल जिसे कहते हैं ना बेहतरी, अगर एक सिस्टम नहीं काम कर रहा, उसको या तो नया सिस्टम लेकर आ जाएं या पूरा चेंज करें उसको, ठीक है। या फिर आपका एनर्जी का इशू है तो उसके जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसको किस तरह से हम ठीक कर रहे हैं, क्या उस पैसे को सही लगा रहे हैं। जो अकाउंटेबिलिटी है ना, मैं टैक्स का भी ये कहता हूँ कि टैक्स आपके यहाँ तभी इकट्ठा होगा जब आप उसका रिवॉर्ड देंगे। अगर आप और मैं टैक्स देते हैं, ठीक है, और हमें बेहतर तालीम, सेहत, एग्जीक्यूट नहीं होता हमारे ऊपर, नहीं, ये तीन चीजें हमें नहीं मिलती, सिक्योरिटी, सेहत, फूड, इस सब की बेसिक प्रोविजन नहीं होती, आपके बच्चे को तालीम नहीं मिलती, आपको सेहत नहीं मिलती, आपके खानदान को जो है सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो आप टैक्स क्यों देंगे? सीधी सी बात है ना। ये अलग बात है कि जी उनको पीनलाइज करते हैं, इंसेंटिवाइज करें, आप उनको सिंपल सी, आपको एक पूरा साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा। आपने टैक्स लिया, उस टैक्स को प्रायोरिटी पे कहाँ लगाएं, ये 2-3 साल आप कर लें, लोगों का माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब वो देखेंगे ना उनके गली मोहल्ले पे जो है ना वो कचरा साफ हो रहा है, उनको बिजली आ रही है, उनके यहाँ फूड साफ सुथरा है, हवा उनको साफ मिल रही है, पानी उनको पीने काबिल मिल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में तालीम बेहतर मिल रही है, ये बेसिक्स हैं। और स्टार्ट भी बिल्कुल गली मोहल्लों से शुरू होती है चीज। आपको पता है इकोनॉमी कैसे चलती है? इकोनॉमी ब्रॉडर लेवल पे तो चलती है, बट स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके घर से होती है, आपकी फैमिली से होती है। अगर एक अच्छी फैमिली होगी, बेहतर घराना होगा, बेहतर फैमिली होगी, वो क्या बनाएगी? पूरा मोहल्ला बनाएगी, पूरा मोहल्ला बनाएगा, पूरी स्ट्रीट, रोड्स और पूरा जो है वो डिविजन्स बनाएगा, वो पूरा सिटी बनेगा। वो सिटी बनेंगे तो बहुत सारे सिटीज मिलके पूरा मुल्क बनाते हैं, बहुत सारे ममालिक मिलके पूरी दुनिया बनाते हैं। तो पूरा एनवायरनमेंट जो है ना, स्टार्ट आपका कहाँ से होता है? बहुत बहुत छोटी चीज से।
उसको हम देखते नहीं है कि जी एक आम आदमी के घर मोहल्ले में क्या हो रहा है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा, जो रिस्पॉन्सिबल है उसको वो करना है। अगर वो करेगा ना और आउटपुट आएगी, आप यकीन करें हर कोई टैक्स भी देगा, खुशी से देगा। आपको पता है कनाडा में बल्कि इस तरह के बहुत ममालिक हैं जहाँ टैक्स ज्यादा दे के जो है ये कहा जाता है कि कम अगर टैक्स हो या कम कोई चीज हो तो वो कहते हैं यार कम क्यों है हम पे। इसका मतलब ये कि हमें हो सकता है कोई चीज ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, वहां पे टैक्स अगर कम होता है ना, इंसेंटिव दिया जाता है, तो वो कहते हैं इंसेंटिव मत दो हमें, हमसे टैक्स लो, क्योंकि जब तुम हमसे टैक्स नहीं लोगे, हमें वो मुराद नहीं दोगे, हमें वो सिस्टम नहीं दोगे, वो हेल्थ नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं दोगे। आप मेरे बात समझ रही हैं कि कैसा माइंडसेट है कि वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा लेकिन इस माइंडसेट की वजह ये भी है कि उनको वाकई डिलीवर भी किया, एग्जीक्यूट भी हुआ ना। जी एग्जैक्टली, ये आप ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे ठीक करें ना जी, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है कि जी मैं अगर टैक्स देता हूं। अच्छा, थोड़ा हमारा एजुकेशन का भी, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेशन का भी मसला है। लोग एजुकेटेड भी नहीं है, अपने ना राइट से वाकिफ है ना लाइबिलिटी से वाकिफ है, फिर जहाँ पे उनकी लाइबिलिटीज होती हैं वो उसको भी भूल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ग्रीन लाइन के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ग्रीन लाइन बसेस कराची में इसका इफ्तिताह हो गया है, तो कराची वालों से गुजारिश है कि पान और गुटके की पीके उस पर ना फेंकें और च्युइंगम ना खाएं। सर दुबई में ये मैं इसे आगे भी आने लगी हूँ, इस पर मैंने ये लिखा भी है बहुत सारे लोगों को कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि आप इसको फाइन कर दें, जिस तरह दुबई में अंदर बसेस में लिखा हुआ था कि अगर आपके मुंह में च्युइंगम या बीटल नट यानी छालियां दिखी तो हम आपके ऊपर इतनी पर्टिकुलर धर्म की पेनल्टी लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप भी एक बड़ी पेनल्टी लगाएं और ये रूल बना दें। बैन क्यों नहीं करते? लेकिन सर ये फिर बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया ना। लेकिन आप देखिए ये लीगल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी चल रहा है। लीगल तो है ही नहीं ना इसमें जो लोगों को नुकसान पहुंचेगा वो इलीगल है। आप लीगल क्या? माय पॉइंट इज लीगल तो नहीं है वो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी है एक जहर अगर मार्केट में आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो रेट्स लग रही हैं। लेकिन करेक्ट, मैं उससे एग्री करती हूँ। मैं जहर मार्केट में आ रहा है, बैन होना चाहिए। मैं आपको कुछ और आगे मैं ये बताना चाह रही हूँ, उस पे बैन, उसको सजा मिलनी चाहिए। करेक्ट, मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हम सब ये जानते हैं कि ऑब्वियसली लीगल तो इसको डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी जानिब बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी हुए हैं गुटखे के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन क्या वो क्रैकडाउन से सॉल्व हुआ है मामला? नहीं हुआ। नार्कोटिक्स, पूरा नार्कोटिक्स का इदारा बहुत हुए, बड़ी तादाद में। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। आप यकीन करें दुबई में आपको सारे नशाई चर्सी फिर रहे हैं और ये जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो पूरा एक इदारा है। दुबई में आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ मास्क उतार के घूम के दिखा दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कहीं ना कहीं से कोई आएगा, वो आपको जो है हम अपनी यहाँ पे पेनलाइज कर बोलते हैं, वो आपको चालान करेगा और आपकी जो है ना अकाउंट से या डायरेक्ट कहीं ना कहीं से आपके खुद ही डिडक्ट हो जाएंगे। ये होती है इम्प्लीमेंटेशन। ड्राइव शाइव से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। अगर मैं सिग्नल तोड़ता हूँ, मुझे उसकी सजा नहीं मिलती, इररिस्पेक्टिव मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो मुझे तो शायद मिलेगी उल्टा ना। तो आप ट्रैफिक को अगर डिसिप्लिन करते हैं तो कैसे करते हैं? आप इस तरह से करते हैं कि आप अच्छा, क्या हमारे भी लॉज इनैक्ट होने चाहिए? आपके यहाँ एक भी सिग्नल तोड़ता है अगर, इररिस्पेक्टिव कि कोई खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, उसको चार्ज करें। अगर एक अकेला आदमी जिस दिन अकेला, देखिए कामयाबी क्या होगी, जिस दिन एक अकेला आदमी अकेला सिग्नल पे खड़ा होगा ना और कोई भी नहीं होगा और वो सिग्नल पे उसकी पासदारी कर रहा होगा ना, वो कामयाबी होगी उस दिन आपको। ये अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव रखे ना अपना। तो मेरा पॉइंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होती है कि जी वो क्रैकडाउन हुए तो क्या उसका हल हुआ। हल क्रैकडाउन से नहीं होता, कंटिन्यूअस सस्टेनेबल कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जब लोगों को ये पता होगा ना कि यार मैंने एक थूक फेंकी ना यहाँ पे, या मैंने एक पीक फेंकी, छालियां खाई, या मैंने गुटखा मुझे खाते पकड़ा गया, तो मुझे ये लगेगा ही लगेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप यकीन करें वो चीज नहीं है। लॉज इनैक्ट होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होती है ये कि जब आप जजा और सजा को इंप्लीमेंट करें। ठीक है खुरम साहब, एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। खुरम साहब डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं कि लॉज, बहुत सारे एरियाज में लॉज तो ऑलरेडी है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो अभी तक इनैक्ट ही नहीं हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, ताकि वो खुद भी दुरुस्त हो और फिर जो हुकूमत है वो भी अपना किबला दुरुस्त करे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, हमने रिटेल एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से गुफ्तगू की। पर्टिकुलरली एक बार फिर लोन लिया गया है एनर्जी सेक्टर के हवाले से, लेकिन क्या एनर्जी सेक्टर के हवाले से लॉन्ग टर्म गोल सेट होंगे और या फिर इसको भी एक शॉर्ट टर्म काम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम लोन्स लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्टिकुलरली हमारे नेशनल एक्सचेकर के लिए। और भी हमने प्रोग्राम में कुछ लॉज के हवाले से बात की कि कुछ लॉज कहाँ पे इनैक्ट होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जहाँ
जहाँ पर हम राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे साथ अब जो अगला मौजू है प्रोग्राम में वो है बजट के हवाले से। बजट जो है खसारे में है और हुकूमत जो है कर्जे के साथ जो है मामला एसोसिएटेड है। खुरम साहब से जानना चाहूँगी इस पर, लेकिन पहले खुरम साहब ज़रा बैंक्स के हवाले से भी बता दीजिए कि क्या करंट सिनेरियो चल रहा है बैंक्स का इस वो वक्त। हुआ ये कि देखें, लास्ट वीक में गवर्नमेंट कर्जा लेने आती है और गवर्नमेंट अब स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती, क्योंकि आईएमएफ ये कहता है कि आप जो सेंट्रल बैंक होता है उससे डायरेक्ट कर्जा ना लें, उससे नोट ज़्यादा छपते हैं, उससे महंगाई में इजाफा होता है। आपको जब दिल करता है आप जाके स्टेट बैंक को कहते हैं जी कर्जा दें, और आप उनको काबू में रखते हैं स्टेट बैंक को या सेंट्रल बैंक को। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक को ही काबू में रखे, क्योंकि वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी कि जो मीन्स है ना, आप कोई चीज़ खरीदती हैं या बेचती हैं तो उसका एक मीडियम है, वो है करेंसी। उस करेंसी को वो स्टेबल रखने के लिए उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है उसको बढ़ाता है, कम करता है, ताकि महंगाई ना हो, कम हो, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे ना आए, कम पैसे आए, या आए तो इस हद तक आए कि महंगाई में इजाफा ना हो। क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, वो खर्च करते हैं, जब खर्च करते हैं चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू होती है। ये बेसिक है महंगाई का जो है वो तरीका। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है कि जी किस तरह से रुपया जो है मार्केट में जा रहा है, आ रहा है, उसकी क्या खपत है, कितना लोगों के हाथों में है, कितना नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के पास कितना है, और बैंक किस तरह से कर्जे दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो अब मसला ये है कि हमने ओवर द पीरियड जो है ना कोई ऐसी मार्केट नहीं क्रिएट की जहाँ से ये पैसा गवर्नमेंट कर्जे के तौर पे उठा सके। गवर्नमेंट कैसे कर्जा लेती है? बैंकों से ले लेती कर्जा, या फिर कोई सकूक इशू करके, कॉर्पोरेट्स भी आ जाते हैं उसमें, या फिर लोगों से नेशनल सेविंग में पैसा ले लेती है। कर्जे के ये 2-3 तरीके हैं। दुनिया भर में बहुत तरीके होते हैं। गवर्नमेंट कर्जा लेती है, मल्टीपल तरीका गवर्नमेंट बाय द वे कर्जा लेती हैं। तो इसलिए लेती हैं कि उसका रिसोर्स जो है टैक्स, वो अगर पूरा नहीं होता तो कर्जा एक दूसरा तरीका होता है जिससे वो अपने जो है मुल्कों को चलाती हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करती हैं, कर्जे का इस्तेमाल सही करती हैं ताकि लोगों का फायदा हो और उनको वापस भी दे कर्जा और अपनी मैशत को भी बेहतर करे। ये होता है ऑब्जेक्टिव। ये नहीं होता कि कर्जा लेके कर्जे को वापस करते रहे, ये नहीं होता। जी, और या तो वेस्ट कर दें, टैक्स को वेस्ट कर दें, ये नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत हुआ है, कर्जा लेके कर्जा वापस कर दो, ये जी वो यही है ना, ये प्रॉब्लम है। ये वो आपका जो है विशेष साइकिल होता है। तो इसमें होता ये कि हम, क्योंकि हमने मार्केट्स क्रिएट नहीं की जहाँ से कर्जा लें, बाहर जाते हैं तो महंगा मिलता है, इतना ज्यादा जो है हम बाहर नहीं जाते बाहर वाले से कर्जा लेने। फिर कंट्री के हालात ऐसे होते हैं, इमेज ठीक नहीं होता, बाहर वाले कर्जा देते हैं तो महंगा देते हैं। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट जाती है सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के पास, तो वो डिपॉजिटर का पैसा जो है वो ज्यादातर जा रहा है गवर्नमेंट के पास कर्जे की सूरत में। ठीक, वो लेंडिंग में जा नहीं रहा, इतना कम जा रहा है। यानी कि उसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के पास, कि जो डिपॉजिटर का पैसा है वो बैंकों के थ्रू कंपनियों के पास जाए, कंपनियां उसमें अच्छा काम करें, कंपनियां बड़ी हों और वापस पैसा दें बैंकों को, बैंक जो है वापस पैसा दें डिपॉजिटर्स को। क्योंकि अगर आप बैंक के पास पैसा रखती हैं तो किसी रिटर्न के लिए पैसा रखें, फजूल में ना रखें ना। तो ये बात है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कर्जा ले रही है बैंकों से, तो ये कहा गया कि जी वो शरह सूद में आगे जाते हुए मजीद इजाफे की तवक्को है। तो बैंकों ने जो गवर्नमेंट कर्जा लेने आई थी तो उसके ऊपर ज्यादा रेट का पूछा, चार्ज किया कि जी आप हमसे अब कर्जा लेंगे तो हम रेट डबल देंगे आपको। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी 9% नहीं, मैं आपको 11% पे कर्जा दूंगी। बैंकों ने ये कहा गया कि जी बैंकों ने ये किया गवर्नमेंट को कि जी अब ज्यादा रेट होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इतना ज्यादा रेट क्यों दे रहे हैं आप ना, तो क्योंकि हम कहीं से कर्जा नहीं ले सकते इसलिए। तो वो मैनिपुलेशन टाइप की बात की गई फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कि जी आप जरा अपने आप को सही रखें, वरना हम जो पुराना कर्जा आपको वापस देंगे ना तो वो स्टेट बैंक आपसे उठाएगा नहीं। स्टेट बैंक क्या करता है, मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। स्टेट बैंक ये करता है कि गवर्नमेंट जब बैंकों से कर्जा लेती भी है वापस भी देती है, 3 महीना 6 महीना साल के बाद वापस भी देती है। तो गवर्नमेंट जब वापस देती है तो स्टेट बैंक आके वो कर्जा, वो रुपया उठा लेता है बैंकों से, ताकि बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा रुपया ना हो, ताकि उसकी कदर में कमी ना हो। डिमांड सप्लाई है ना, कि जिसमें जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कदर में कमी होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसकी कदर में इजाफा होता है। तो वो स्टेट बैंक कर्जा वो कैश उठा लेता है। अगर ना उठाए, बैंकों के पास वो पैसे रह जाए, बैंक कहाँ लगाएंगे गवर्नमेंट के अलावा, तो बैंकों के लिए फिर नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप अगर मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि अगर हम कर्जा लेने आते हैं और आप कर्जा बहुत बढ़ा चढ़ा के हमें देंगे बड़े रेट पे, तो हम जो वापस कर्जा आपको देंगे तो वो वापस उठाएगा भी नहीं स्टेट बैंक। ठीक, तो ये थोड़ा सा मसला हुआ। तो इसकी वजह क्या आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? ये देखें बैंक्स क्या करते हैं कि बैंक्स जो है वो आगे देखते हैं कि जी आगे मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी, शरह सूद में इजाफा होगा, तो हम अभी से ही शरह सूद में इजाफा करके कर्जा दे दें, ताकि आगे वाला जो रेट बढ़ेगा वो हम आज से ही जो इम्प्लीमेंट हो जाए। वो जो कर्जा दिया जाता है गवर्नमेंट को 3 महीना 6 महीना साल
5 साल 3 साल ये भी होता है। तो बैंक्स हो या कोई भी हो, ये सोचेगा यार मैं आगे रेट बढ़ेगा तो मैं आज कम रेट दे रहा हूँ तो मैं अगला रेट आज ही डाल के दे देता हूँ। मैं सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। तो वो हुआ ये कि ये थोड़ा लेकिन ये ज्यादा हो गया, justifiable थोड़ा तो- ज्यादा लेकिन हो ये गया। justifiable जी तो जी, नहीं होगा बैंकों ना? की तरफ से थोड़ा ज्यादा हो गया जी। ये होना नहीं चाहिए था जी। लेकिन फ्री मार्केट है, उसमें फिर वही बात है कि आपके पास कोई और तरीका नहीं है लेने का कर्जा। वो एक ही, अगर आप देखें, मैं अगर एक ही बंदे के पास कर्जा लेने जाऊंगा बार बार तो वो अपना रेट बढ़ा सकता है ना, ठीक। किसी कहीं और जा नहीं सकता मैं। तो या तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने लिए और रास्ते बनाए कर्जों के, ताकि एक ही बंदे के पास ना जाना पड़े, यानी कि सिर्फ बैंक के पास ना जाना पड़े। और बैंकों को भी चाहिए कि अपने कर्जों को ज्यादा इस्तेमाल करें प्राइवेट सेक्टर में। वो इसलिए नहीं करते जी, गवर्नमेंट सीधा सीधा आपको रेट अच्छा दे देती है, रिस्क फ्री रेट होता है, गवर्नमेंट जो है डिफॉल्ट करती नहीं है, तो बैंक भी ज्यादातर वहीं जाते हैं, सेफ खेलते हैं। हमारे यही प्रॉब्लम रही है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपने लिए एवेन्यूज क्रिएट करे, बैंक्स अपने लिए एवेन्यूज क्रिएट करें, हमारी मार्केट बड़ी हो, कैपिटल ज्यादा हो हमारे पास, फिर हम ग्लोबल भी जाए, गवर्नमेंट बाहर से भी कर्जा ले, अगर कर्जा लेना है, और लॉन्ग टर्म ले, ताकि हम कुछ बनाने का वक्त हो हमारे पास, वापस देने से पहले कर्जा ना, सिर्फ ये हो कि कर्जा लेके कर्जा वापस। खुरम साहब, बजट खसारा है क्या? इसको भी जरा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। और ये कब कब आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त करंटली इसका क्या सिनेरियो है? बजट खजारा कह लें या फिर फिस्कल डेफिसिट कह लें, वो होता ही है कि आप कमाएं कम, खर्चा ज्यादा करें। सिंपल, आपकी तनख्वाह हो 100 रुपए और आप खर्च करें 150 रुपए, ठीक है। वो 150 रुपए कहाँ से लाएंगे आप? 50 रुपए कर्जा लेंगे आप। ये है बजट खजारा। और जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका टाइमली नहीं दिया तो वो भी बढ़ता जा रहा है उसके साथ। वो यही है ना कि मैं 50 रुपए, अगर 100 रुपए मेरी तनख्वाह है, मैं 150 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो 100 रुपए 50 रुपए मैं कहीं और से ले रहा हूँ। ठीक। उस 50 रुपए की कीमत बढ़ती रहेगी तो मैं और कहाँ से लाऊंगा? तो मैं तो लोन्स घिर के जाऊंगा जरिए। कर्जों में, मजीद लोन लूंगा लोन के लिए। ठीक है। इस वक्त करंट सिनेरियो की जब हम बात करते हैं तो बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने कर्जे दुगने कर दिए अपने, तो यानी वो जो इंटरेस्ट रेट्स थे और वो जो कर्जे थे वो अब और डबल हो चुके हैं। वो होता ही है कि स्टेट बैंक क्या करता है, स्टेट बैंक कोशिश ये करता है कि जी मैं रेट बढ़ाऊं, रुपये की जो कदर है उसमें बेहतरी हो। वो यही है ना कि अगर रुपये, कोई भी चीज आप लेती हैं उसकी अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आप उसका इस्तेमाल कम कर देती हैं या एक देखभाल के करती हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है कि जी अब स्टेट बैंक ये करता है कि जी रुपये जो है डॉलर के अगेंस्ट बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि वो रुपये को उसकी कदर में बेहतरी हो। तो वो हो नहीं रहा, क्योंकि हम जितना रुपये जो नीचे जा रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करने का जो वजह है वो ये है कि एक तो कीमतें भी बाहर भी बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ पे भी जो है वो ग्रोथ हो रही थी, तो वो इम्पोर्ट बढ़ती गई। और उसमें मसला ये कि जो 80% इम्पोर्ट है ना हमारी, हम जितना बाहर से मंगाते हैं वो हम सारी जरूरियात की चीजें मंगवाते हैं 80%, लेकिन 20% तो कंट्रोल की जा सकती हैं, 15-20%। तो उनको देखने के लिए हमें स्टेट बैंक, अब होता ये कि वैसे तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा इतना हुआ नहीं है, लेकिन देखें बात ये लॉन्ग टर्म में आपको रेट्स को बड़ा ही तरीके से लेके चलना होता है, क्योंकि इकोनॉमी आपकी जो है ना बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है, बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाती है। हमारे यहाँ एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ टैक्स और एक्सपेंडिचर्स के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ जो है गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ पूरी सप्लाई चेन्स के इश्यूज हैं, हमारे एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है। तो हम जब तक ये स्ट्रक्चरल इश्यूज ठीक नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, जिसमें 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल लगेंगे, उस वक्त तक हम जब भी ग्रो करेंगे ना अलवीना, कि हम जी ग्रोथ करते हैं तो वो ग्रोथ आएगी इंपोर्ट से ही, क्योंकि हम लोकली तो इतनी चीजें बनाते नहीं है, तो वो बाहर से आएंगी। जब बाहर से आएंगी तो डॉलर खर्च होता है उस पर, जब डॉलर खर्च होता है तो उसकी रुपये की कदर उसके अगेंस्ट नीचे जाएगी, क्योंकि डॉलर की डिमांड में इजाफा होगा, रुपये की कोई कदर नहीं होगी तो रुपये की कदर और नीचे जाएगी ना। सिंपल वैसे ही है। तो हमें अपने जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, बिजली के मसले, हमारे गवर्नेंस के इशू, हमारी गवर्नमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको छोटा करना, टेक्नोलॉजी को लेकर आना, वहाँ पे इंसेंटिव देना जहाँ पे हमें लगता है कि आगे हमें इसी पे ग्रो करना है, ये सेक्टर है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इस सेक्टर की डिमांड है, चिप मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, एग्रीकल्चर है। आपके 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। इस पे आप काम करें, इसके ऊपर आप फोकस होके चलें कि इस पे इंसेंटिव पॉलिसी इंसेंटिव क्या देना है, इस पे जो लोग आएंगे हम उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। देखिए गवर्नमेंट जो ना एक फोकस के साथ चलेगी ना, जब कि हमारे ये इश्यूज हैं, ये प्रायोरिटी इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, इनके ऊपर ये हमारे पास रिसोर्सेज है खर्च करने के लिए, बाकी हम कैसे अरेंज करें और इतने टाइम में ये चीजें हल करेंगे, इतने टाइम में ये चीजें करेंगे। और पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह, 50 साल की 25 साल की प्लानिंग विजन करके दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे बेहतरी आ रही है, हमें लोगों को किस तरफ लेके जाना है, जनरेशन को किस तरह से तैयार करना है,
ठीक है। कहाँ एजुकेट करना है, किस किस जो है उस एम्बिट में एजुकेट करना है, ठीक है। ये सब चीजें हम फोकस के साथ नहीं चलेंगे ना, फोकस बिल्कुल भी में नहीं चलते है। रहेंगे और यही मारामारी होती रहेगी, रुपये भी इधर जाएगा, डॉलर यूं होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर ठीक नीचे है, होंगे, कभी बहुत हम बहुत जो है शुक्रिया ना वो खुर्रम शहजाद stable साहब नहीं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। खुर्रम साहब ने एक बार फिर फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, तालीम किस तरीके से, तालीम के मामला दुरुस्त नहीं है और एजुकेशन के डोमेन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे गवर्नेंस के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो इसको भी बहुत ज़्यादा इंडोर्स करने की ज़रूरत है और डिफरेंट एवेन्यूज़ को पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पूरी दुनिया काम करे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने क्लाइमेट के हवाले से कुछ पॉजिटिव गुफ्तगू की, लेकिन साथ ही साथ हम सबको भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से सख्त सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।